नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर ने लोगों को पस्त कर रखा है। कहीं कोहरा है, मुसीबत बनकर खड़ा है, तो कहीं शीतलहर की वजह से लोग परेशान हैं। वैसे दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो थोड़ी राहत जरूर आज लोगों को कोहरे से मिली होगी, क्योंकि कल के कंपैरिजन में अगर आज की सुबह देखी जाए तो कोहरा थोड़ा छटा हुआ नजर आया। कड़ाके की ठंड से अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। पंजाब, हरियाणा समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि कोहरा भी है, साथ ही साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए थोड़ी राहत। दिल्ली, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर शेखावटी तीनों जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठंड से तो परेशानी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल बेहद कम विजिबिलिटी में लोगों को सुबह सुबह घरों से बाहर निकलना पड़ा था। ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक है। कोहरे और ठंड का मिजाज बदला बदला सा है। दिल्ली और एनसीआर में कोहरा तो मानो आंख मिचौली खेल रहा है। देर रात कोहरे की मोटी परत में लिपट गया दिल्ली एनसीआर। धुंध इतनी थी कि गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किलें आ रही थी। यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें उसी संकट की गवाही दे रही हैं, जहां पुलिस वाले ट्रैफिक के हालात पर नजर रखते रहे ताकि ये कोहरा सजा न बन जाए। धीरे धीरे ले जाओ, ठीक है भैया। बीती रात की धुंध की ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर इलाके की हैं, जहां कोहरे का संकट सड़कों पर दिख रहा था। लेकिन सुबह होते ही कोहरे का तेवर नरम पड़ा, धुंध में कमी आई। जो संकट रात को सड़कों पर दिख रहा था वो घट गया। फिर भी दिल्ली को पूरी तरह राहत नहीं मिली। विजिबिलिटी में थोड़ा इजाफा हुआ। राजपथ पर कोहरे का संकट कम होने की वजह से कुछ दूर तक देखा जा सकता था। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों के लिए रविवार की सुबह थोड़ी राहत लेकर के जरूर आई। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर जो है वो छाई हुई थी, रविवार के दिन उससे लोगों को राहत मिली है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो सुबह के वक्त राजपथ पर विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। कोहरे ने राजधानी को थोड़ी राहत दी है तो ठंड का सितम भी कम हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट किया था कि फिलहाल दिल्ली और एनसीआर को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर चुका है। अब दिल्ली में पारा पहले से बेहतर स्थिति में है। ठंड से थोड़ी राहत मिली है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान राजधानी के पालम में 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साल की शुरुआत से लेकर के साल के दूसरे हफ्ते तक दिल्ली का तापमान जिस तरीके से 1 डिग्री तक पहुंच गया था, उससे आज राहत जरूर मिली है। सुबह के वक्त दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में जिस तरीके से लगातार गलन वाली ठंड देखने को मिल रही थी, उससे राहत मिलेगी और मौसम में अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी। 2 दिन पहले तक दिल्ली पर पारे का टॉर्चर दिख रहा था, लेकिन आज हालात सुधरते ही लोग सड़कों पर निकले हैं। राजपथ पर सुबह जॉगिंग करने वाली भीड़ बढ़ी है। इन सब के बीच 26 जनवरी के परेड का रिहर्सल भी शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। इस वक्त हम मौजूद है राजपथ पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस इसमें महज 10 दिन बचे हैं और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों पर है। कड़ाके की ठंड में तमाम जो फोर्सेज हैं वो राजपथ पर इंडिया गेट की तरफ का जो पूरा पैच है वहां पर परेड रिहर्सल करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली और एनसीआर में भले ही राहत महसूस की जा रही हो, लेकिन उत्तर भारत के अन्य शहरों में सर्दी का सितम कम होता नहीं दिख रहा। आज भी हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी यूपी, बिहार और असम में घना कोहरा है। बीती रात पटियाला और बरेली में विजिबिलिटी 25 मीटर तक हो गई। वहीं चंडीगढ़, बहराइच और गया में ये 50 मीटर तक दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में 200 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार तक पूर्वी हवाओं का असर दिखेगा, यानी तापमान में इजाफा होगा। सर्दी के सितम से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोहरे की मुसीबत अभी बरकरार रहेगी। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
तो चलिए मौसम का हाल क्या है फिलहाल जानने के लिए चलेंगे सीधा आशुतोष मेरे से अभी दिल्ली से मौजूद है, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ठंड हालांकि काफी है लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी वो भी बहुत डरा देती है कि आने वाले 5-6 दिन और ठंड बढ़ेगी, कोहरा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन शनिवार के कंपैरेटिव अगर आज रविवार की सुबह की बात कर रहे हैं, 9 बजे का वक्त है, कैसा मौसम है बाहर का? 5 डिग्री है। फ़ोन में जब अभी भी चेक किया और थोड़ी देर पहले घर से निकलने में यहाँ तक आने का जो सफ़र था, मतलब हाथों की उंगलियां जो है वो जम चुकी हैं। और 8 डिग्री तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता है और हवा जो है, विंड स्पीड है तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज जिस तरह फहरा रहा है, पता चल रहा है कि ये जो विंड स्पीड है ये और मुश्किल बढ़ा रही है। हालांकि राहत की बात इसीलिए क्योंकि कोहरे का कहर फिर शुरू हुआ है, जाहिर है उससे दूसरी मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रेनें लेट हो रही हैं, आज भी कई सारी ट्रेनों की लिस्ट आई है जो फिलहाल देरी से चल रही हैं। तो ठंड जो है फिलहाल जो दिल्ली का जो मामला है, यहाँ पर पारा थोड़ा ऊपर रहेगा, 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है उसमें भी गिरावट हुई है। उसके अलावा जो बाकी के उत्तर के राज्य, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। उस बीच ये भी देखना होगा कि यहीं दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। मौसम की मार उन पर भी बहुत ज्यादा पड़ सकती है क्योंकि उनके पास तो कोई परमानेंट ठिकाना तो है नहीं, ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, जहाँ जैसे तैसे टेंट में रह रहे हैं। फिलहाल जाहिर है मुश्किल अभी जो मौसम की है वो 2-3 दिन बनी रहेगी। नवजोत, बिल्कुल ठंड हालांकि काफी ज्यादा 8 डिग्री जैसे कि आप बता रहे कि टेम्परेचर है बाहर का, यानी महसूस बहुत ज्यादा फील लाइक उससे भी कम हो सकता है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग भी लगातार ये कह रहा है कि उत्तर भारत में कोहरे का संकट फिलहाल टला नहीं जो, तो आज की रात को आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फौरी राहत ही मानिए। हम आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर भारत में कोहरे का संकट लगातार बरकरार है। देखिए ये जो पूरा इलाका है उत्तर भारत का, पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है जिसका असर सीधा मैदानी इलाकों पर, जहां पर आशुतोष भी अभी बता रहे थे कि अगर पंजाब की बात करें जो कि वेरी क्लोज टू हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा अगर हरियाणा की भी बात करें तो वहां पर उस बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरे की चादर से दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ था लेकिन आज थोड़ी सी राहत है, हल्की राहत है। उधर दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड के पहाड़ों की भी बात करें तो वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है और उसका असर उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। जरा चलेंगे सीधा, कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, कैसा मौसम वहां का? नवजोत, पहले हम आपको सीधे मौसम ही दिखा देते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ जो लखनऊ का दृश्य है वो देखिए, घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है। सुबह से कोहरे का असर ये कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब थोड़ा कोहरा कम हुआ है। जो विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर के आसपास रहने की उम्मीद है। जो ठंड है वो 7 जो है मिनिमम टेम्परेचर है इस वक्त, और गलन काफी ज्यादा है, हवा में गलन है। लोग लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि चारों तरफ निकल के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां पर पहाड़ों से सटता हुआ इलाका है, तराई है, उन इलाकों में ठंड बेहद ही ज्यादा है। तो ये लखनऊ का दृश्य है। सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं और आने वाले दिनों में भी कई दिनों तक ऐसे ही ठंड रहने की उम्मीद है और साथ साथ कोहरा और घना हो सकता है। बिल्कुल, मौसम विभाग भी बिल्कुल यही कह रहा है। आशुतोष दिल्ली से और कुमार अभिषेक लखनऊ की तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि ठंड का असर कितना है, क्योंकि पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की अगर बात करें तो ठंड आज वहां पर जबरदस्त है और बीती रात तापमान -7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और पूरी जानकारी अशरफ वानी लेकर आए हैं हमारे सहयोगी। कश्मीर घाटी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पारा माइनस से नीचे आ गया है और पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरीके का जो है ठंडा मौसम रहा है। श्रीनगर शहर और बाकी इलाकों की बात करें तो हिली एरियाज जैसे गुलमर्ग, पहलगाम है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है। इस टेम्परेचर की वजह से लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ अगर रोड्स की बात करें तो स्लिपरी रोड कंडीशंस होने की वजह से चलने फिरने में भी मुश्किलात आती हैं। मेट डिपार्टमेंट की जहां तक बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का कोल्ड और ड्राई वेदर रहने की आशंका है। उसकी वजह से टेम्परेचर में और कमी आने का आ सकती है। तो साफ जाहिर है स्थानीय लोग खुद को
इस मौसम से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो सके अपने आप को जो है गर्म रखें, ज़्यादा कपड़े पहने और साथ ही साथ हीटिंग का अरेंजमेंट जो है अपने घरों में करते नज़र आते हैं। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक से नगर आज तक। शुजाउल हक की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन अब हम आपको अशरफ आनी की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि ठंड और बर्फबारी, खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, जम्मू और कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है, ऐसे में परेशानी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ विंटर स्पोर्ट्स का क्रेज लोगों में जबरदस्त देखा जा रहा है। जरा अशरफ की रिपोर्ट देखिए। भले ही कड़ाके की ठंड में लद्दाख में लाख सारे नुकसान और दिक्कतें हो, लेकिन एक फायदा जरूर है। ये आइस रिंक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह की कई सारी आइस रिंक्स लद्दाख के हर इलाके में कुदरती तौर पर हर साल बन जाती है जाड़े के महीनों के दौरान। और यहाँ पर इन छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस जमे हुए बर्फ का मजा लेते हैं। दरअसल अगर हम लद्दाख की बात करें, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, चाहे वो नेशनल हॉकी टीम में हो या फिर दूसरे जो आइस स्कीइंग के खिलाड़ी हों, लद्दाख से इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें वो वातावरण मिलता है जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए बिन मांगी मुराद उन्हें अपने आप मिल जाती है। हमारे साथ एक खिलाड़ी आइस हॉकी खिलाड़ी हैं, आपका नाम? दुर्जे जी, आप मुझे ये बताइए क्या फ़ायदा है ठंड की? लाखों तो नुकसान है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा अपना फर्स्ट तो अपना शरीर के लिए है। क्या चीज़? तो यहाँ पे हम स्केट करेगा तो हमारा बॉडी फिट रहेगा, और भाई फिजिकली मेंटली सब फिट रहेगा। विंटर में हमें यहाँ पे सिर्फ आइस स्केट ही है खेलने के लिए, जो विंटर स्पोर्ट वो अपना फिजिकल के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत भीड़ है, क्या सभी लोगों को अब शौक हो गया है, वो विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आइस स्कीइंग करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं? सभी लोग नहीं खेलता है अभी। यहाँ से पहले यहाँ पे ग्राउंड पे आते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा करके पूरा खेल सकता है। फिर इसके बाद आप आइस हॉकी खेलते हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ। आपको लगता है कुछ फ़ायदा है इसका जो नेचुरली आइस रिंक्स फार्म होती हैं? हाँ जी, मतलब यहाँ पे बच्चे खेलते हैं विंटर में, तो सर्दियों में वैसे भी छुट्टी पड़ती है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं अपने फिजिकल के लिए, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अच्छे रहते हैं। सुबह सुबह आते हैं तो खाना खुना लेके आते हैं, सब लोग पिकनिक टाइप से अपना स्केट करते हैं, स्केट भी अच्छी तरह उनका हो जाता है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि जो ये नेचुरली जो आइस रिंक्स फार्म होती हैं लद्दाख में, यानी बर्फीले मैदान, वरना अगर विदेशों में देखें तो इन रिंग्स को बनाने में लाखों और करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन लद्दाख के इस पूरे क्षेत्र में जो है इस तरह की आइस रिंक्स अपने आप जो है बन जाती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बिन मांगी मुराद जो है वो इस ठंड के कारण लद्दाख में मिलती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, लद्दाख आज तक। तो ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है, कोहरे का प्रकोप एक तरफ है और ट्रैफिक की रफ्तार भी थम सी गई है। कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। आम लोगों को इस हाड़ कपाने वाली ठंड से बचने के लिए आग और चाय का ही सहारा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ठंड इसी तरीके से 3rd डिग्री से टॉर्चर करेगी। फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम 4 से 5 दिन इसी तरह की ठंड पड़ सकती है उत्तर भारत में। कानपुर की तस्वीरें देखिए, नोएडा की तस्वीरें देखिए। कानपुर में कोहरा एक तरीके से छाया हुआ। अभिषेक भी अभी पूरी ये रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे वहां से किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कोहरा है। नोएडा की तस्वीरें, कुछ ऐसे इलाके जहां पर कोहरा भी है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी जहां पर आज फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है, कोहरा थोड़ा छटा है। तो देश को जहां कोहरे की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं विदेशों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्विट्जरलैंड की, रूस की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, तमाम ऐसे इलाके जहां पर जमकर बर्फ पड़ रही है। विदेश में भी इस बार जमकर बर्फ बरस रही है। मॉस्को, पेरिस, मैड्रिड को जोरदार बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बर्फबारी का सबसे खूबसूरत नजारा स्विट्जरलैंड के जूरिच में देखने को मिला।
यहाँ पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए नजर आए, उन पर बर्फीली झालरें झूलती हुई दिख रही हैं। सड़कों के कुछ हिस्से पर तो घुटने तक मोटी बर्फ जम गई है। मूसलाधार बारिश की शक्ल में बरस रही बर्फ के बीच लोग छाता लेकर टहलते हुए नजर आए। लेकिन रोजमर्रा से जूझने वालों के लिए जूरिच की यह खूबसूरती मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सड़कों पर बिछी मोटी बर्फीली परत ने रफ्तार पर रोक लगा दी। गाड़ियों के पहिए जाम हो गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में सर्दी के सितम के बीच भी लोगों के पसीने छूट गए। बर्फीला बोझ ना सह पाने की सूरत में दरख्तों की शाखें भी टूट गईं। लेकिन इन दुश्वारियों के बीच भी जूरिच की सर्द सफेद रंगत लोगों को लुभा रही है। सैलानियों के साथ परिंदे भी इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को का बर्फबारी से बुरा हाल है। मॉस्को को लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा है। सड़कें बर्फ की मोटी परत से पट गई हैं और हर तरफ फिसलन बढ़ गई है। मॉस्को में सड़कों पर जमा बर्फ हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। कहीं कहीं पर बर्फ हटाने के लिए मैन पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फबारी से समूचे मॉस्को पर सफेद रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम के सर्द मिजाज का लुत्फ उठाने वालों की कमी नहीं है। वो बाहर निकलकर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी मूसलाधार बर्फबारी का नजारा दिखा। सैलानी इसका खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ बर्फीली सतह पर फिसल रहे हैं, कुछ बर्फीले बुर्ज बनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। देश भर में कल से वैक्सीन का आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन है, लेकिन सिर्फ 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही आज टीकाकरण हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज और सोमवार को तकनीकी खामी की वजह से वैक्सीनेशन रोकने का फैसला लिया है। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ चुका है। मुस्तफा, क्या अपडेट वहां से? जी नवजोत, पहले दिन पर ही जो कोविन ऐप है उस पर कुछ खामियां देखी गई थी, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक बुलाने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए कल के दिन मुंबई में 50% तक ही 4000 लोगों को वैक्सीन करना था, 2000 तक ही वैक्सीनेशन हो पाए। तो अब बीएमसी ने फैसला लिया है कि 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन पहले ऐप में डेटा अपलोड करते हैं ताकि सब लोगों को टाइम पर मैसेज मिल जाए और जो टीकाकरण का रेशियो है, नंबर है, वो बढ़ पाए। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया मुस्तफा, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य
भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक
हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस
लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भाइयों और बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई, महामारियां आई, भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनौती की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था। तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। लेकिन साथियों, भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया, याद कीजिए जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी
हमारे सामने था। अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया। एक तरफ जहां गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं दूध, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। और सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाख से ज्यादा भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया। मुझे याद है, एक देश में जब भारतीयों को टेस्ट करने के लिए मशीनें कम पड़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया, लगाया, ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो। दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है, और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।